सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आपको जानकारी दे दे, आज बंटी चौधरी जी के निवास स्थान पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तेजंगा निरवाल जी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं और तेजंगा निरवाल जी से जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर किस विषय में बैठक रखी गई। जी सर नमस्कार। सर, तो यहाँ पर तो आज हमारी तरफ हुआ है सर, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? आज तो यह विशेष किसान मोर्चे की तरफ से कार्यक्रम था। अपने बड़े पवार जी ये किसान मोर्चे में जिले के उपाध्यक्ष हैं और किसान मोर्चे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शाम की सुबह गंगा संगीत में डायरेक्ट करना भी, तो उसी कारण से उधर बैठने मामला सभी कार्यक्रम सबसे मीडिया स्वागत का कार्यक्रम और उसका कुछ नहीं स्वागत का कार्यक्रम। देखिए, आज यहाँ पर बंटी चौधरी जी के निवास स्थान पर हमारे पूर्व विधायक तेजंगा निरवाल जी पहुंचे थे। ऐसी ही लाइव अपडेट देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हॉट 24 में। कि मैं सोते हुए सिंह को मैं जगाऊंगा और आज सिंह जाग रहा है तो सारी दुनिया कर्मों में पड़ती दिखाई दे रही। जिस पाकिस्तान को हम शेर मानते थे, कुत्ते की औकात में तलवे चाट रहा है, हमारे कुत्ते की औकात में। कि मैं सोता सिंह जगा दूंगा, तुम उसे सुला सकते हो क्या? मैं घर घर दीप जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? उन्होंने कहा था कि भारत एक सोता हुआ शेर है, ये सो रहा है शेर, इसे जगाने की गलती मत करना। अगर ये जाग गया तो सारी दुनिया पे भारी पड़ेगा। इशरत जहां, जब तक सरकार कांग्रेस की थी, जून 15, 2004 की घटना थी। 4 आतंकवादी मारे जाते हैं, उसमें इस जहां भी मारी जाती है एनकाउंटर में। और फीडबैक आईबी के पास था और केंद्र की जो अपनी एजेंसीज हैं उनके द्वारा फीडबैक था। एनकाउंटर उसके आधार पर हुआ, न कि गुजरात की पुलिस ने किया। उसके आधार पर फीडबैक मिलकर एनकाउंटर। 4 दिन तक सबने कहा कि बहुत बड़ी आतंकवादी थी, पूरा सिस्टम में जुड़ी हुई थी, सबने बुराई की। 4 दिन बाद जैसे ही पता चला कि वो नरेंद्र मोदी जी को मारने आई थी, तो सारी कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी हो गई। और नासिक में उसके आसपास उसका देहात था, जहां उनका घर था, उसके जनाजे में 1 लाख लोग गए और कांग्रेस के अध्यक्ष नासिक के 1 लाख रुपया देकर आए। और वो बेटी होगी, वो आतंकवादी नहीं रही क्योंकि मोदी जी को मारने आई थी। मुस्लिम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा, वो तो बोलेगा भाजपा की लाई। और जिसे बुरहानवाणी में या ओसामा बिन लादेन में बड़े पोजने दिखाई देते हुए, या असदुद्दीन ओवैसी में जो इकरा जी को दिखाई देता है, बहुत आदर्शवादी व्यक्तित्व है। हमारी सांसद ने बड़ी प्रशंसा की, जबकि सारे देश में एक बयान उनका ऐसा नहीं कि जो शांति की तरफ ले जाए देश को। वो हमेशा भड़काने वाली बात करना और मुस्लिम वर्ग को जानबूझकर बरगलानेवादी बात कहकर, गलत जानकारी देकर उनके अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा करना। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। वो पार्टी और वो संगठन है आज देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलना। और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, यानी कि सबको एक साथ एक बराबर लेके चलने का कार्य उन्होंने किया। और हम इस बात के लिए अपना आप को फक्र महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व को जो हमारे हरियाणा का है, कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके सहयोग से, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें अपने अंदर गुजरात की तरह मन बना लेना चाहिए कि हर बार भाजपा की सरकार किसी और दूसरे के बारे में ना सोचे ना विचार करे।
भारतीय जनता पार्टी जब तक देश के अंदर है, जब तक कि हम सुरक्षित है, जब तक कि हम सही हैं। वरना तो आप देख लें कि जब जब बाहर की शक्तियों ने हम पे हमला किया है तो हम अपने आप में कमजोर रहे। हमारा नेतृत्व चाहे देश का रहा हो चाहे प्रदेश का रहा हो, वो कमजोर रहा है। मैं ज्यादा ना कहते हुए मात्र इतना ही कहूंगा कि आज इस छोटे से कार्यक्रम में यहाँ हमारे जो साथी सब इकट्ठे हुए हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की कहना की चौकीदारी कर रहा हूँ और आप सबको वैसे मैं अभी बताने के मूड में तो हूं नहीं, फिर भी जानकारी दे दूं कि प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का कल या परसों को लेटर मिल जाएगा। ये आप सबके सहयोग और आप सबकी कृपा और आप सबके आशीर्वाद से है, वरना मैं कहीं ना कल था ना आज हूं। पर सिपाही हूं, आप सबका साथी हूं। झिंझानों को भूल नहीं सकता, चाहे मैं चंडीगढ़ चले जाऊं चाहे चले जाऊं कहीं और, पर झिंझाना मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे यहीं रहना है, यही मुझे आके कहना उसका कि दफन भी होना है। तो आज पुनः मुझे अभिवादन करते हुए और स्वागत करते हुए खास तौर से तेजेंद्र निर्वाल जी का, क्योंकि आप जब विधायक हुआ करते थे तो वाकई ही आपकी जो कार्यशैली विधानसभा के अंदर थी, आपने जो बातें और जो क्षेत्रीय मुद्दे वहां पर उठाए वो एक बहुत सराहनीय मुद्दे उठाया करते थे और जमीन से जुड़े हुए और किसान से जुड़े हुए मुद्दे आप वहां पर उठाते थे। क्योंकि किसान होते हुए किसान का मुद्दा ना उठाए तो वो एक अलग बात है, मगर आपका नेतृत्व जो मिला है शामली को वो एक सराहनीय है। और जिला अध्यक्ष बनकर आप जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अपने किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष भाई बंटी तोमर के यहाँ पर आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रणधौर सिंह जी, और जिनका स्वागत है ऐसे हमारे नवनिर्वाचित गन्ना समिति शामली शुगर मिल के डायरेक्टर आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सैनी जी, जिन्हें आप सब छोटू के नाम से जानते हैं, हमारे किसान मोर्चे के पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई विजयपाल जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय राजवीर जी, आदरणीय इंद्रपाल जी, विजेंद्र जी, फिर तो लंबा क्रम हो जाएगा, शिव कुमार सर, सभी आदरणीय बुजुर्ग भाइयों, सिर्फ आदरणीय खुर्शीद जी का नाम अलग से ले रहा हूँ, और वो भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अभी सर्वर तो शायद चला गया बाहर, एक मुंसाद है यहाँ, नहीं आ गया सर, नहीं हाँ कोई आवाज नहीं देनी, वो तो मैं देख रहा था, मैंने कहा देखो अभी खुर्शीद जी यहाँ बोल के गए और उससे पहले भी कुछ वक्ताओं ने कुछ बिंदु रखे जो, वरना अभी खुर्शीद जी बोल के गए, वे रहने वाले यहाँ के हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हरियाणा के बनने जा रहे हैं, और इन्हें वंदे मातरम बोलने में, गीता तो इन्हें कंठस्थ है, सारे हिंदू शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, हमारा कोई विरोध नहीं किसी मुस्लिम से, सिर्फ विचारधारा का अंतर इतना है कि हम चाहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर सड़क बने, और विपक्ष के सारे लोग कहते हैं कि हाय औरंगजेब की सड़क से नाम क्यों उठ गया, जो दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, व्याभिचारी कितने नाम लगाए औरंगजेब के सामने, वो सारे छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन सारा विपक्ष चाहता है कि औरंगजेब को पूजा जाए, हम चाहते हैं अब्दुल कलाम पूजे जाए, अब्दुल हमीद पूजे जाए। वे कहते हैं बुरहान वानी, अजी बेचारा एक गरीब मास्टर का बच्चा इतना बड़ा आतंकवादी, तो फिर भाई आज लॉरेंस बिश्नोई भी तो उसके माता पिता का हवाला दे सके, अनपढ़ गांव के किसान का बेटा, गरीब का, क्या कहोगे। अब्दुल हमीद का घर नहीं हम जानते, उसी जिले में अंसारी को सब जानते थे, मुख्तार अंसारी को, उसके नाम से जाना जाता है जिला, अब्दुल हमीद के नाम से नहीं जाना जाता। पहले परमवीर चक्र विजेता थे, लेकिन उनका नाम लेना नहीं चाहता कोई। 50 साल बाद खुद मोदी जी ने उनके परिवार को बुलाया, वरना कोई विपक्ष का नेता उनके घर भी नहीं गया और ना जानता था उनका घर कहाँ पे है।
ब्रिगेडियर बनने वाले में मेजर उस्मान, नौशेरा का शेर कहा जाता है उन्हें। और 48 की जंग में उस चौकी पर रह के उन्हें जितनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान की फौज को दी उतनी संभव नहीं थी जितनी संख्या थी वहां सैनिकों की। लेकिन आजमगढ़ को हम आतंकवादियों के नाम से जानते हैं, मेजर उस्मान या ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से नहीं जानते। तो ये जो गलत परंपरा है, इसलिए अपने अंदर भी मेरा कहना है जो मुस्लिम कार्यकर्ता भाजपा में काम कर रहे हैं वही कार्यकर्ता हाँ टिकेगा जो राष्ट्रवाद की सोच के साथ साथ चलेगा। और जिन्हें नहीं होगी पसंद, उन्हें बात पसंद नहीं आएगी, उन्हें चुभेगी, वो साथ मीटिंग में ना भी सुने। लेकिन हालात ऐसे हैं बांग्लादेश की घटना के बाद से हर आदमी के मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि देश में रह के देश की बात क्यों ना की जाए। केवल मुस्लिम ही नहीं, हमारे तो विपक्ष के दल सारे पाकिस्तान की बात करते हैं। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो सवाल हमसे पूछते हैं। जो सवाल पाकिस्तान को पूछना चाहिए, जो चीन को पूछना चाहिए, वो सवाल कांग्रेस, राहुल गांधी या केजरीवाल या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव पूछते हैं। जो सवाल आतंकवादियों को करने चाहिए वो हमारे विपक्ष के नेता करते हैं, ये उनके प्रवक्ता बन के बोलते हैं। अभी हमने खुर्शीद जी को सुना और वास्तव में वो आत्मा से इस देश की, इस भारतीय विचारधारा के साथ हैं। अरे सब यहीं के तो हैं। और लंबी लिस्ट निकाल लोगे, परिवार में सबका नाम रामचंद्र या किशन लाल ही मिलेगा, कहीं ऊपर तक पूर्वजों की जाओगे अगर। ठीक है, बदल गए। अब तो मैं मोहम्मद हारिफ अरब के नेता हैं, आरिफ, आरिफ ही पूरा नाम उनका, बीच का नाम मुझे मिस हो रहा है इसलिए मैं रुक गया था। उनका बड़ा बयान है और वो यहाँ के मुसलमानों के लिए किसी लानत से कम नहीं। उन्होंने कहा असली मुसलमान तो हम हैं। और इतना घटिया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ के मुसलमानों के लिए कि जो मैं जी मत से ले सकता मैं, कि बाहर के मुसलमान तो कन्वर्टेड है, हमारे लिए तो उनकी हैसियत एक जानवर का नाम लेकर उनका नाम लिया। वो कहीं के मुसलमान है, हम इसके मुसलमान। तो वहां भी इज्जत नहीं, देश में इज्जत ना हो। आज बांग्लादेश के लिए बहुत से लोग गीत गा रहे हैं। चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, अभी एक वक्ता का जिक्र आया कि चाइना चुपचाप पीछे चला गया 1962 के बाद। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता मोदी जी ने क्या क्या चाइना का। लोग हैरत में, चाइना डर कैसे गया इतना। पहले 4 चौकी छोड़ दी तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा अभी 75% काम हुआ, 25% बाकी है। अब दोनों चौकी भी छोड़ दी, 6 छोड़ दी। लेकिन मोदी जी का मूड भी अभी उतने खुश नहीं है जितने होने चाहिए। इसका मतलब कुछ और छोड़ना पड़ेगा, अभी छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष के लोग तो ये सोच रहे कि जब हमारा डोकलाम का झगड़ा था तो सारी कांग्रेस चाइना के टेंट में बैठी मिली थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी। और जब सूचना आई कि लोग चाइना से मिल रहे तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं मिले। 1 महीने बाद फोटो आ गए, फोटो में उसमें प्रियंका वाड्रा भी आ गई, रॉबर्ट वाड्रा भी मिल गया। चाइना के टेंट में थे, चाइना को देश के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता आ ही गया कांग्रेस का सामने। वो इधर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी समझौते में थे, उधर से वहां की कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे यहाँ तो अनेक पार्टी हैं, लेकिन वहां केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही राष्ट्रीय पार्टी, वही सरकार की पार्टी है बस। आप उससे क्या समझौता कर रहे? और क्यों वो आपको करोड़ों करोड़ों का चंदा दे रही राजीव गांधी फाउंडेशन में? कोई बिना वजह पैसे दे रहा आपको? क्या स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं आप उनका? क्या सूचना है उन्हें दे रहे देश के बारे में? फिर अमेरिका के साथ में सही, टिमोथी रोमर वहां के राजदूत थे, चुपचाप राहुल गांधी जाके उन्हें सूचना बहुत सारी देखाए और वे सूचनाएं कहीं और से लीक हुई, विकीलीक्स के माध्यम से। कुछ केबल मतलब सूचना के जो कुछ सूत्र थे वो लीक हो गए, वो कागज कहीं और लीक हुए। जब पता लगा कि राहुल गांधी तो ये क्या कहे कि आरएसएस से ज्यादा खतरा नहीं, मुस्लिम लीग से खतरा नहीं, आरएसएस से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा नहीं। सारी भाषा आतंकवादियों की बोलना, सारी भाषा देश को तोड़ने वाली बोलना, क्या पिछले से दोबारा लाएंगे? कुल मिला के जागरूकता तो आ रही। हाँ मैं समझ सकता हूँ, भाई साहब भी बोल रहे थे कि भाई पिछला चुनाव हमारे सांसद जी हारे और हमारी लापरवाही से हारे, और हम जब भी मरे इतिहास में अपनी लापरवाही से मरे।
वरना बहादुरी का इतना कहीं चर्चा नहीं। एक मोटा सा उदाहरण है जिसमें बहुत ज्यादा जोश हो, भारत से तो निपटने की बात। अगर आप मुस्लिम के इतिहास की बात करो, हिजबुल्लाह मारा गया तो वहां शिया मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया कश्मीर के अंदर। 30 साल से 1989 से 2019 तक, जब तक धारा 370 नहीं हटी, कभी भी मुहर्रम का जुलूस निकालने नहीं दिया गया था। इनकी औकात नहीं थी निकालने की। 30 साल बाद हमने निकलवाया जुलूस। आज वो हमको बता रहे, आज वो हमें बता रहे हिजबुल्लाह गलत मर गया। आज वो यहाँ प्रदर्शन हम पे, अरे जहां झगड़ा हुए वहां की बात करो। तो देश अब लोग समझने लग रहे हैं, और समझने लग रहे तो किसी को गुमान नहीं होना चाहिए। कारगिल के युद्ध से पहले दुनिया में कोई भी चर्चा हो, कारगिल के युद्ध के बाद ये आम मैसेज था। 14,000 फीट की ऊंचाई पे आज तक दुनिया में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। चाइना को भी पसीने आ रहे, इसलिए पीछे हटना पड़ रहा है। हमारे सैनिकों की वीडियो आती है जहां -60 डिग्री है, -50 डिग्री है, जहां चाय भी आप डाल लोगे तब तक कप में जाएगी, चमचे के बीच में। उस जगह पे चाइना के लोग तो ठिठुर के मर रहे थे, बड़ी उन्हें दवाइयां चल रही थी, और हमारे सैनिकों का इतने पैर बर्फ में कबड्डी खेलते हुए फोटो आ गया। सारी दुनिया हिल गई, यहाँ भी कबड्डी खेल रहे -60 डिग्री पे। लेकिन वो ये बताने के लिए था कि हमारा खून -60 डिग्री पे भी पूरा 100 डिग्री पे खोलता है, जमता नहीं। औकात का हमसे भिड़ेंगे पता लग जाएगा, दुनिया को पता लगता रहा। कहीं कोई मारा है राजा, अगर शिवाजी के खिलाफ यहाँ के राजा हो गए तो शिवाजी को हारना पड़ गया। अगर महाराणा प्रताप के खिलाफ यहाँ के राजा हो गए तो हारना पड़ गया। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद हो गया तो हारना पड़ गया। लेकिन वो जिम्मेदार हम ही है, और किसी इसका श्रेय लेने की कोशिश ना करे कोई। एक टाइगर हिल एक चोटी है, और टाइगर हिल बिल्कुल ऐसे त्रिभुज की तरह, प्रिज्म बोल रहे जो, उसके आकार की थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो जब कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया गया तो युद्ध की शुरुआत से पहले एक रणनीति बनाते हुए सारे पुराने जनरल, उस समय निरंजन सिंह मलिक यहाँ से लड़े थे इलेक्शन, तो उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। वो हमारे प्रत्याशी भी थे, युद्ध हुए 2 ही महीने हुए थे, तो सबको बुलाया गया। पेंटागन से भी राय ली गई थी, जो अमेरिका का सुरक्षा मंत्रालय था। अब दुनिया में सबसे ताकतवर फोर्स अमेरिका की मानी जाए, अमेरिका का भी हमारा भी सबका आकलन ये था कि इतने ऊपर बैठे कि ऊपर वाले के हाथ में अगर कंकर भी है तो बंदूक वाले को मार सकता है। ऊपर से पत्थर ही फेंक दो तो बंदूक काम नहीं करेंगे, कहाँ गोली चलाएंगे पता नहीं कहाँ लगे जाके। उस हालात में युद्ध था, तो सबने कहा 1.5 महीने से कम समय नहीं लगेगा खाली होने में। तब हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर में इसे खाली करा दें। 15 दिन इसलिए बढ़ा के दे दिए कि देश के अंदर एक अविश्वास का भाव न पनपे, पहले खाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 दिन भी ज्यादा होंगे तो विपक्ष के लोगों को मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे और देखो गुमराह कर रहे थे देश को, इसलिए 15 दिन ज्यादा दे दिए। पर टाइगर हिल जो सबसे खतरनाक चोटी थी वहां की, उन 2-3 चोटियों में नाम था टाइगर हिल को खाली होने में 2 महीने नहीं, केवल 12 दिन लगे, 12 दिन। और आप अखबार उठा के पढ़ लेना, जिस दिन कारगिल का युद्ध खत्म हुआ 26 जुलाई के दिन, उसके बाद 45 दिन के बाद, खबर तो शायद 50वें दिन थी, और उस अखबार में थी जो सबसे ज्यादा विरोधी अखबार है हमारा, जनसत्ता, जो कभी भाजपा की तो प्रशंसा करता ही नहीं। उस अखबार ने लिखा था कि पिछले 45 दिनों में 25 दिनों में 25 दिन बाद खबर थी, 45 देशों के नागरिक जो भारत में आए थे उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि हम एक बार कारगिल की चोटी देख के आएंगे। इतनी चर्चा दुनिया में थी कि जिस चोटी को पेंटागन ने भी कह दिया खाली नहीं हो सकती, वो 12 दिन में भारत की फौज ने कैसे खाली करा ली। और भारत की फौज ने क्या किया, बराबर की चोट से जाके पीछे से पाकिस्तान की तरफ से चढ़ गए। वो हमारी तरफ देखते रहे, सामने कहां से आएंगे, बराबर की चोट से जाके बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और इतना खतरनाक युद्ध था कि पीटीवी का प्रसारण बंद कर दिया गया था। जो पाकिस्तान का नाम ले बहादुर ने बता दियो कि कारगिल के युद्ध में पीटीवी ने अपना प्रसारण बंद कर दिया, और बंद इसलिए कर दिया था कि जैसे किसी सैनिक का नाम आता था कि बॉर्डर पर जाएगा तो घर में स्यापा होना शुरू हो जाता, हाथ पैर मार के